रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in. ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रोग्राम बदलता दौर में बेहद खास मेहमान और हम बहुत ही संजीदा इश्यूज पर आज बात करने वाले हैं। दो बर्निंग इशू इस कम्युनिटी के, उस पर हम खुल के बात करेंगे। एक, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी जिसमें सीबीसी को और एक डायरेक्शन दी गई थी कि डिसेबल्ड पर्सन को कैसे पोर्ट्रेल करना चाहिए। सीबीसी को भी नोटिस इशू हुआ था कि आप कंसल्ट कीजिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से जब भी कोई मूवी आती है। तो ये पूरा जो मसला था, ये मूवी आंख मिचौली से शुरू हुआ था, जिसमें डिसेबिलिटी सेक्टर ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि उसमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को का जो पोर्ट्रेल है बहुत ही नेगेटिव रूप से दिखाया गया है। काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी रेफरेंसेस हैं उसमें। तो इसको लेके निपुण जी ने पटिशन फाइल की थी और फिर उसके ऊपर जजमेंट आई। उस जजमेंट की बात करेंगे। दूसरा इशू है, हाल ही में आपने सुना होगा जो पूजा खेड़कर का केस है, उसमें एक आईएएस ऑफिसर हैं तेलंगाना में, समिता सबरवाल। तो उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे कि क्या हायर पोजीशंस पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को रखना चाहिए। क्या समय आ नहीं गया कि जब हमें कोटे के बारे में सोचना चाहिए हायर पोजीशंस पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके। तो इन दोनों पे बात करेंगे। तो निपुण मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जो निपमन फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इज अ ब्रिलियंट पर्सन, यंगस्टर्स में सबसे लाउड आवाज उठाने वाले, प्रोएक्टिव हर इशू के ऊपर, और चाहे वो एडवोकेसी हो चाहे जनरल इशू हो, खुल के अपनी आवाज रखते हैं। तो बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉक होने वाली है। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे वंस अगेन। थैंक यू दानिश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जजमेंट के ऊपर। तो जब आंख मिचौली मूवी आई तो मुझे मालूम है कि काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने आवाज उठाई, किसी ने डिसेबिलिटी कमिश्नर को भी लिखा, और फिर आपने इस मैटर को टेकअप किया और आप इसको हाई कोर्ट में ले गए। तो आपने पहले मूवी देखी, वो कैसे आपके जहन में आया कि ये जो इशू है, ये बात सिर्फ आंख मिचौली की नहीं है मूवी की, ये बात है कि काफी मूवीज में जो डिसेबल्ड का जो पोर्ट्रेल है बहुत नेगेटिव रहता है। तो ये पहले भी आपके जहन में था या इसी से शुरू हुआ मूवी आंख मिचौली से? थैंक यू दानिश जी, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। एक ये इशू तो मेरे दिमाग में ये काफी देर से था, सच बताऊं आपको तो, बिकॉज पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जब मूवीज में दिखाया जाता है, मेरे ख्याल से दो नेगेटिव ट्रैप्स काफी जल्दी आ जाते हैं। एक तो होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का मजाक उड़ाया जाए बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी इटसेल्फ। आंख मिचौली ऐसी पहली फिल्म नहीं है जिसने ये किया है। गोलमाल सीरीज एंड देयर आर मेनी अदर मूवीज जिनने ये किया है। सेकंड होता है कि डिसेबिलिटी एज अ पनिशमेंट दिखाया जाता है, एंड ये तो कोई काफी मेन स्ट्रीम मूवीज में भी ये दिखाया गया है। आई डोंट नो अगर आपके कितने लिसनर्स हैं जिनने शोले मूवी देखी है। फॉर एग्जांपल, शोले में वो ठाकुर गब्बर सिंह के हाथ वो काट देता है और एकदम बोलता है कि इट्स अ बिगर पनिशमेंट देन डेथ इटसेल्फ। एंड वो मेरे को बहुत नेगेटिव लगा था उस हिसाब से उस मूवी में, कि क्या ये बात सच है कि किसी के जो दो हाथ नहीं है वो उसकी जिंदगी डेथ से भी बेकार है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज देयर आर सो मेनी अचीवर्स जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, सो मच अचीव कर रहे हैं लाइफ में। तो आई थिंक ये दो ट्रैप में फिल्म जल्दी घुस जाती है इंडिया में मूवीज। एंड जब मैंने आंख मिचौली देखी तब मैंने देखा कि कितना नेगेटिव डिपिक्शन था पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। पहले तो मुझे इस मूवी के बारे में पता नहीं था, मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया, फिर मेरे को लगा जरूर देख के पता लगाना चाहिए कि क्या है, क्योंकि ऐसी मूवीज नेगेटिव स्टीरियोटाइप ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं। और इस मूवी में क्या है कि किसी को अगर मेमोरी लॉस है उसको भुलक्कड़ बाप बुलाया गया है, किसी को अगर बोलने की प्रॉब्लम है तो उसको अटकी हुई कैसेट बुलाया गया है, नाइट ब्लाइंडनेस का तो वो एक पूरा ही क्रिएटिव इमेजिनेशन किया गया है। और इस मूवी का क्रक्स यही था कि अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है और आप शादी करना चाहते हो तो वो आप अपनी डिसेबिलिटी छुपा के ही शादी कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है शादी करने का। और मुझे ये बहुत गलत लगा, बहुत नेगेटिव लगा, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि
दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहिए और इस मूवी की सर्टिफिकेशन बिल्कुल तरीके से चैलेंज करना चाहिए कि आगे ऐसी कोई मूवी ना आए। दिल्ली हाई कोर्ट में गए आप, वहां केस हार गए, तो वहां वाली जर्नी से बताएं, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने किस बेस पे जो आपका केस डिस्पोज कर दिया था, आपके फेवर में नहीं आया था, और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जर्नी के बारे में बताएं। हाँ जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बात करता है, वो कोर्ट करके ये मेरा केस डिसमिस कर दिया था कि फिल्म सर्टिफाइंग बॉडी ने तो प्रूव कर ही दी है और इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए हमें ये केस डिसमिस कर देना चाहिए। एंड इट वाज वेरी डिस्करेजिंग, क्योंकि अगर आप मतलब हाई कोर्ट जैसे एक बड़े संस्था से अगर आप हार जाओ तो आपको लगता है कि अब क्या होएगा, ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं। बट मेरे को ये भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि मैं एक चीज में कॉन्फिडेंट था कि ये हाई कोर्ट गलत है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन बोलती भी है, उसमें भी लिमिट्स होते हैं। ये नहीं है कि कोई कुछ भी किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, किसी के बारे में कोई झूठ बोल सकता है या कुछ, एंड देयर आर मेनी केसेस दैट हैव हैपेंड वेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लिमिट्स दिए गए हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर के बाहर भी। तो ये नहीं है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होता है उस हिसाब से। एंड सेकेंडली मेरे को ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट ना जाए और ये हाई कोर्ट की डिसीजन रिवर्स ना करें, तो ये जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी आगे के लिए, जो बहुत खतरनाक होगी। और मूवीज और विजुअल मीडिया में जितनी भी अथॉरिटीज होंगी, उनको लगेगा कि उनका एक पूरा फ्रीडम है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कैसे भी मजाक उड़ा ले। जी, तो एक तो अच्छी बात इसमें ये हुई कि जो केस का जो वर्डिक्ट है वो जल्दी आ गया। जनरली कोर्ट में होता नहीं, खिंचता रहता है, लेकिन ये अच्छा हुआ। और ये कई मायनों में जो आपकी जजमेंट है वो हिस्टोरिकल है। तो एक डिस्कोर्स शुरू हुआ डिसेबिलिटी के पोर्ट्रेल को लेके, और डिस्कोर्स के बाद हमें एक जजमेंट भी मिली। अब इसके ऊपर दो पक्ष हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये केस है जो हिस्टोरिकल है, तो किन सेंस में है, हमारे लिसनर्स को बताएं, इस जजमेंट में क्या बड़ी बातें हैं? ये जजमेंट ने क्या किया है कि पहली बार गाइडलाइंस निकाली हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को विजुअल मीडिया में कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए। और इन गाइडलाइंस में प्रॉपर्ली बताया गया है कि एकदम डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सेकेंडली, उस ट्रैप पे भी ना घुस जाए कि पूरा इंस्पिरेशन पॉर्न टाइप दिखाने लग जाए। बट इनफैक्ट जजमेंट ने क्लियरली बोला है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का इनपुट लिया जाना चाहिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को फुल कैरेक्टर्स दिखाना चाहिए कोई भी मूवी में या कोई भी विजुअल मीडिया में। तो इस हिसाब से जजमेंट बहुत अच्छी है। उसके अलावा कुछ वर्ड जैसे कि स्पैस्टिक, क्रिपल एंड और कोई नेगेटिव कॉनोटेशन वाले जो वर्ड है डिसेबिलिटी के, उनको भी उस हिसाब से बैन किया गया है। ऐसी जजमेंट्स ने बाकी सेक्टरों में भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है पोर्ट्रेयल ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज का। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका देखें, अमेरिका में आजकल जो ब्लैक कम्युनिटी है उनका पोर्ट्रेयल बहुत पॉजिटिव होता है विजुअल मीडिया में, और बहुत ही सोच समझ के किया जाता है कि पूरा रियल एनालिसिस हो और मजाक फॉर द सेक ऑफ इट ना किया जाए। दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल जजमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन अमेरिका, लुकिंग एट दैट इन दैट सेंस। इंडिया में भी शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेट्रा का पोर्ट्रेयल अब उस मजाक नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक कोर्ट का डर होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का डर होता है। डिसेबिलिटी की ऐसी कोई गाइडलाइंस इंडिया में अभी तक थी नहीं विजुअल मीडिया के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम सच गाइडलाइंस हैव कम, एंड आई थिंक दैट इज वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिक इस गाइडलाइन का इम्पैक्ट तो हमने काफी इमीडिएटली देख लिया, बिकॉज अगर आपको पता होगा, ये कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स थे जो डांस करके पर्सन विद डिसेबिलिटीज का थोड़ा मजाक कर रहे थे ऑन एन इंस्टाग्राम रील, एंड हमारे फेलो डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट अरमान अली ने इमीडिएटली उनके खिलाफ एक एफआईआर फाइल की, और वो एफआईआर इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही फाइल की। तो आई थिंक अब तो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के ऊपर है कि वो कैसे इन गाइडलाइंस को यूज करें, बट एटलीस्ट वी हैव सम लीगल प्रोटेक्शन दैट वी कैन यूज व्हेन पीपल विद डिसेबिलिटीज का मजाक किया जाए इन द फ्यूचर। जो आपकी पिटीशन थी उसमें आपने क्या डिमांड्स की थी? पिटीशन में हमने कई चीजों की डिमांड की थी। एक तो हमने की थी कि ये मूवी में हर जगह वार्निंग आनी चाहिए जहां पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिखाए जाएं। सेकेंडली, हमने ये भी किया था कि सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स जो है उनके ऊपर कोई तरीके की पेनल्टी लगाई जाए, और हमें लगा बेस्ट पेनल्टी यही होगी कि अगर ये इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये कोई डिसेबिलिटी एक्ट की अवेयरनेस के बारे में कोई फिल्म बना ले। थर्डली, हमने ये भी किया था कि सेंसर बोर्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी का। सेंसर बोर्ड के जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें भी डिसेबल्ड लोग होने चाहिए। तो ये कुछ हमारी प्रेयर्स थी इन दैट सेंस, बट जो गाइडलाइन आई है वो तो इससे भी ब्रॉडर आई है इन दैट सेंस फॉर द फ्यूचर। दो इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर सेंसर बोर्ड में भी एक रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाता।
एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है कि ये जजमेंट जो है वो ओके है, अच्छी है जैसे आपने कहा, लेकिन उतनी वाइब्रेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं, मैंने इसको डिटेल में पढ़ा और देखा, तो मुझे ये कई मायनों में हिस्टोरिकल लगी। जैसे आपने अभी रेफरेंस दिया, ये जो क्रिकेटर्स थे, ये जो डांस कर रहे थे, मॉक कर रहे थे डिसेबिलिटी को, और जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट डिस्कोर्स शुरू हुआ, और आपने भी बताया कि इन गाइडलाइन को यूज किया जा सकता है। ये जो सीबीसी में एक परमानेंट मेंबर जो नहीं दिया, ये आपने डिमांड की थी, तो जी। ये जो लोगों का कोनोटेशन आ रही है दूसरे पक्ष की, ऑब्वियसली सबकी अपना एक ओपिनियन होता है बात रखने जी। का, तो उसको आप कैसे देखते हैं? और सीबीसी में जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, क्या इसको लेके लड़ाई आगे जारी रहेगी? जी, आई थिंक जो लोग इस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपकी कोई भी प्रेयर को सुना नहीं गया। एक प्रेयर फॉर एग्जांपल थी कि सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स को डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर एक मूवी बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से वो ज्यादा मायने रखता नहीं कि उसके बारे में बनाया कि नहीं, बिकॉज दैट वाज मोर लाइक प्रेशर टैक्टिक ऑब्वियसली आल्सो दैट सोनी शुड सफर बिकॉज ऑफ दैट। सेकंड, लोग बोल रहे हैं कि फिल्म की सर्टिफिकेशन हटाई जानी चाहिए थी। ये फिल्म तो वैसे ही बॉक्स ऑफिस से पिट गई है और चली गई है, सो इट डजंट रियली मैटर अगेन कि इसकी सर्टिफिकेशन हटाई गई है कि नहीं, पर ये गाइडलाइन यूजफुल होंगी आगे की फिल्म्स की सर्टिफिकेशन हटाने के लिए, अगर कोई डिसेबिलिटी का मजाक किया जाए एक्सेट्रा। तो आई थिंक ये जो बाकी जो 3 और 4 प्रेयर्स थी मेरी, वो अगर वो नहीं भी सुनाई गई, वो थोड़ी नोशनल ही है। द ओनली थिंग व्हिच आई वुड हैव लाइक्ड आउट ऑफ द प्रेयर्स की सुप्रीम कोर्ट सुने, वो यही होता कि अगर एक परमानेंट मेंबर सीबीएफसी में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रहे। और मेरे ख्याल से अब अगर गाइडलाइंस आ गई हैं और अगर हम ये गाइडलाइंस को यूज करके इंश्योर करें कि अगर कोई मूवी गाइडलाइन को वायलेट कर रही है और थोड़ा शोर मचाए इन दैट सेंस थ्रू दीज गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट ऐसी फिल्म्स का सर्टिफिकेशन एंड ऑल चैलेंज किया जाए, तो शायद सीबीएफसी रियलाइज कर ले कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी एक स्टेक होल्डर हैं और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी सीबीएफसी में होना चाहिए। आई स्टिल स्टिक टू माई स्टैंड दैट सीबीएफसी में डेफिनेटली एक पर्सन विद डिसेबिलिटी होना चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर। एंड इस जजमेंट में वो नहीं मिला, बट आई एम श्योर, आई होप कि हमारी फाइट के साथ वो इवेंचुअली मिलेगा। जो बाकी मेरी प्रेयर्स थी उसका आई पर्सनली डू नॉट रियली फील दैट उसका इतना इम्पैक्ट है। उससे ज्यादा अच्छा हमें एक गाइडलाइन मिल गई है इनफैक्ट compared to the prayers that we demanded for. So I am not very disappointed. This is the only thing which I would like कि long term में एक CBFC में एक member हो person with a disability. So will the fight continue? I think the fight has to continue and fight सबसे continue होनी चाहिए। मेरे को पता है डेफ कम्युनिटी वालों ने भी एक किसी ने साइन लैंग्वेज में मजाक उड़ाया था एंड रिसेंटली कुछ कंप्लेंट की थी और कंप्लेंट पे एक्शन भी हुआ। तो आई थिंक ये बातें अब शुरू हो गई है, डिबेट शुरू हो गई है। And this fight has to continue from all of us. Whenever we see anything where persons with disabilities are being insulted, and ये बात जरूरी है याद रखने के लिए कि ये गाइडलाइन खाली मूवीज के लिए नहीं है, ये हर किस्म की विजुअल मीडिया पे है। तो मतलब अगर कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे, कोई सोशल मीडिया पे, कोई यूट्यूब पे, कहीं भी अगर कोई देखे ऐसा कोई विजुअल मीडिया जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का फॉर डिसेबिलिटी मजाक उड़ाया गया है, तो दिस फाइट कैन कंटिन्यू। एंड इसमें मैं आपके डिस्टेंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक बड़ी ब्यूटीफुल डिस्टिंक्शन की है, क्योंकि पहली जजमेंट में पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डायरेक्टली पूछा था, कि क्या आप डिसेबिलिटी इन ह्यूमर के अगेंस्ट हो, और मैंने उनको ये बोला था कि ह्यूमर जो अराउंड सिचुएशंस पर्सन विद डिसेबिलिटीज फेस वो ठीक है, पर डिसेबिलिटी इटसेल्फ का मजाक बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जांपल दानिश जी, आपको एक विजुअल डिसेबिलिटी है, मेरे को एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। आम तौर पे जिंदगी में बिकॉज ऑफ अ विजुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, उसमें अगर कोई एक जोक क्रैक कर ले, उससे तो अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो ठीक है। पर जस्ट फॉर योर डिसेबिलिटी या फॉर माय डिसेबिलिटी कोई मजाक उड़ाए, वो गलत है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी ऑल इन द सेक्टर आर अगेंस्ट, एंड द बैटल फॉर दैट मस्ट कंटिन्यू। मैं इसी के ऊपर ही आने वाला था और आपने पहले ही इस इशू को छेड़ दिया। इसके ऊपर कुछ लोगों ने आर्टिकल भी लिखे हैं कि डिसेबल कम्युनिटी जो है वो ओवर सेंसिटिव हो रही है। अगर कुछ देर पहले अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने सिख कम्युनिटी में एक पिटीशन डाली थी और उस पर फैसला भी आया था कि ये संता बनता जो जोक है ये बैन होने चाहिए, तो ये हमारी कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हैं जी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम नेताओं पे जोक क्रैक करते हैं, अगर वो बोलें कि भाई इसको बैन करना चाहिए, सारे नेता थोड़ा ऐसे होते हैं, या इसके बाद लॉयर बोले हम पे जोक मत क्रैक करो। विमेंस ने भी इशू उठाए थे कि भाई हमारे ऊपर जो क्रैक नहीं होने चाहिए।
तो उन्होंने लिखा है कि अब डिसेबल्ड कम्युनिटी ओवर सेंसिटिव हो रही है कि भाई कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि ह्यूमर को ह्यूमर नहीं की दानिश तरह जी, आई लेना थिंक ये चाहिए। आर्ग्यूमेंट बहुत सैड एंड अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज आई थिंक अगर कोई नेता की शक्ल पे या उम्र पे या उसके मोटापे पे या लंबाई पे कोई जोक मारे तो मैं भी उस बंदे के पूरे अगेंस्ट दूंगा, यू नो, बिकॉज दीज फीचर्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेता देमसेल्व्स। बट अगर कोई नेता की कोई पॉलिसी पे या कोई नेता ने जो बात बोली है उस पे मजाक उड़ाए तो बिल्कुल हक है, क्योंकि वो तो उसने अपने चॉइस से वो बात बोली है। मजाक उड़ाना चाहिए अगर कुछ गलत बोला है एक्सेट्रा, या अगर आप डिसएग्री करते हो तो भी मजाक उड़ा सकते हो। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इन दैट ह्यूमर तो इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा रहा है, बट आप ये मजाक नहीं उड़ा सकते कि नेता लंबा है या छोटा है या मोटा है या पतला है, जो आप मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें उस नेता के हाथ में नहीं है। जस्ट लाइक दैट मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी पे मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, बट सिचुएशंस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज फेस करते हैं उस पर मजाक उड़ाना बिल्कुल ठीक है। हमारी डिसेबिलिटी सेक्टर में ये एक निधि गोयल है फॉर एग्जांपल, यू नो, वो विजुअल डिसेबिलिटी हरसेल्फ, आप तो जानते ही होंगे उनको दानिश जी। जी जी। वो प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडियन है, खुद जोक्स क्रैक करती हैं वो द सिचुएशन शी फेसेस बिकॉज़ ऑफ शी इज ब्लाइंड। उनको डेटिंग में क्या चैलेंजेस आए, डे टू लाइफ में क्या चैलेंजेस आए। मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है बाबा व्हीलचेयर नाम का, जिसमें मैं अपने एज अ व्हीलचेयर यूजर क्या स्थितियों में घुसता हूँ और क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके कारण उसका मजाक उड़ाने में। तो आई थिंक उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि डिसेबिलिटी सेल्फ में अगर कोई मजाक उड़ाए वो बिल्कुल गलत है। आई मीन आप जो लेडीज कम्युनिटी का भी बोल रहे हो, कोई स्पेसिफिक औरत अगर कुछ करे और उस चीज पे अगर मजाक उड़ाया जाए बिकॉज यू डिसएग्री विद इट और यू फाइंड इट फनी, दैट इज परफेक्टली ओके, बट यू कैन नॉट लाफ एट द फैक्ट दैट शी इज अ वुमन। आई मीन आप ये नहीं बोल सकते कि वो औरत है, वो क्रिकेट खेल रही है, वो ये थोड़ी है कि कोई औरत क्रिकेट नहीं खेल सकती, फुटबॉल नहीं खेल सकती और उसको बस घर पे बैठ के खाना बनाना है, काम नहीं कर सकती। ये टाइप के स्टीरियोटाइप्स ही तो हमें हटाने हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिसेबिलिटी सेक्टर एज वेल। एज एन एक्टिविस्ट, जब यू नो कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, टाइम, विल पावर, मनी, जब हम किसी पर्टिकुलर केस के लिए फाइट करते हैं, वी नीड टू स्टडी अ लॉट, कई लोगों से बात करनी पड़ती है, तो हम इस जाते हैं और फिर जब कोई जजमेंट आती है तो इन स्पाइट और हैविंग हिस्टोरिकल जजमेंट, जब कुछ सेटबैक्स आते हैं कम्युनिटी की ओर से ही, तो डज दैट डिस्करेज? आई थिंक इसके मैं आंसर दो तरीके में बोलना चाहूंगा। आई थिंक अगर सेटबैक्स ये फालतू में है कि अब ये केसेस करी क्यों रहे हो एक्सेट्रा, ऑब्वियसली दैट इज डिस्करेजिंग। एट द पॉलिसी लेवल अगर कोई डिबेट कर रहा है और कोई बोल रहा है कि दिस कुड हैव बीन बेटर और समथिंग, आई थिंक दैट इज परफेक्टली ओके एज वेल, बिकॉज in any democracy debate is something which is very important as well, and I think काफी लोगों ने मेरे साथ ये डिबेट किया and काफी पॉजिटिव डिबेट रही है। some people who are very good friends of mine also about the prayers in the judgment, and उनके ओपिनियन थोड़े अलग हैं, मेरे थोड़ी अलग हैं, and that is absolutely fine I think, and I think debate is very important within the sector as well, because अगर हम डिबेट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, अपने डिफरेंट व्यूज शेयर करेंगे तो सेक्टर उस हिसाब से तो आगे बढ़ेगा। so I think there is no problem in that sense. और कुछ इस जजमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपसे नहीं पूछा? नहीं, आई थिंक दानिश जी आप तो इतना अच्छा कवर करते हो सब कुछ कि कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए इन दैट सेंस। सो वैसे तो आई थिंक आपने सब कुछ पूछ ही दिया है, बट माय ओनली मैसेज टू द एंटायर डिसेबिलिटी सेक्टर इज दैट नाउ दैट वी हैव दीज गाइडलाइंस, अब हमारे हाथ में हम इन गाइडलाइंस को कितना यूज करें और कितना इफेक्टिव करें। सो आई थिंक इट्स अप टू अस टू इंश्योर दिस जजमेंट इज सक्सेसफुल। सुमिता सब्बरवाल के इशू पे आते हैं, उससे पहले जरूर एक दो जनरल बातें आपसे करना चाहता हूँ इसी शो के दौरान। जी, अभी बजट आया, उसमें हमें कुछ खास नहीं मिला। हाँ जी। एक कन्वर्सेशन चल रही है कम्युनिटी के अंदर, बहुत लाउड नहीं है लेकिन डिस्कशन है कि जितने ये यंगस्टर्स हैं जिसमें मैं भी आता हूँ, तो जब कोई इशू होता है, चाहे समिता सब्बरवाल का, चाहे क्रिकेटर्स का, चाहे ये आंख में चोली मूवी का, इन सब पे जो कम्युनिटी है बहुत वोकल है, बहुत इकट्ठे आते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज होती है तो बहुत ज्यादा लोग बहुत ना तो बोलते हैं ना लिखते हैं, अगर लिखते भी हैं तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ही सोच समझ के होती है, और सीनियर्स ने तो हथियार ही डाल दिए हैं गवर्नमेंट के सामने। ये कन्वर्सेशन है, अब बात होती है।
तो जी। क्या आपको इसमें कोई मेरिट लगती है? क्या सरकार, जब सरकार की ओर से कोई इशू आता है, क्या हम डर रहे हैं, हम उस एक्टिविज्म में फ्लॉप हो रहे हैं, किसी तरह का डर है? मेरे ख्याल से जब बजट आया था, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि डिसेबिलिटी को मेंशन भी नहीं किया गया, और मैंने अपने आप खुद एक मतलब इट्स सोशल नॉट मीडिया अबाउट पे ओनली बजट, कोई भी सरकार से इशू आता है, मैं I know, क्लेरिफाई I know, कर दूं। I know, हाँ, I know, I know. I am just answering that with that only. I'm just starting with the budget. मैंने तो मजाक ये भी बोला था, मजाक में एक पोस्ट डाल दी थी कि मैं हमेशा दुखी होता था फाइनेंस मिनिस्टर से कि एक टोकन मेंशन करते हैं डिसेबिलिटी का, एक दो बार मेंशन कर देंगे जस्ट कुछ वो डिसेबिलिटी के बारे में केयर करते हैं, और ये टोकन मेंशन अच्छी बात नहीं है। पर फाइनेंस मिनिस्टर ने लगता है हमारी बात ज्यादा ही सीरियसली ले ली, क्योंकि इस बार तो टोकन मेंशन भी नहीं किया। मेरा मतलब यही था कि टोकन मेंशन से प्रॉपर मेंशन पे जाना चाहिए और फोकस पे जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मेंशन नहीं हुआ। This budget was, of course, a bit disappointing that only 0.025% of the budget was allocated towards persons with disabilities. पर मेरे ख्याल से हमें एक सोच में भी एक चेंज करवाना पड़ेगा when it comes to persons with disabilities. हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी एक इंटरसेक्शनल इशू है। तो जो भी बाकी पॉलिसीज गवर्नमेंट शुरू कर रही है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप की पॉलिसी कर रही है, एक इंटर्नशिप पॉलिसी शुरू करी है जो गवर्नमेंट फंडेड इंटर्नशिप दी जाएंगी बहुत लोगों को सेक्टर, हमें इन चीजों में भी एडवोकेट करना पड़ेगा कि इन सब चीजों में भी डिसेबिलिटी के बारे में सोचा जाए, because the private sector is becoming a bigger space in the country and we need to ensure that persons with disabilities are trained to work in the private sector as well. So I think instead of just advocating कि मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस को कितना पैसा मिला, बाकी जो मिनिस्ट्रीज में पैसा मिला है उसको हम डिसेबिलिटी में कैसे यूटिलाइज करें, हमें उस पे हमें डिबेट पे शिफ्ट करना पड़ेगा इन दैट सेंस, सो दैट ऑल मिनिस्ट्रीज आर लुकिंग एट डिसेबिलिटी एज अ कम्युनिटी एज अ होल। जो आपने बात की, ऑफ कोर्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने काफी अच्छा शोर मचाया ऑन दिस सबड़ वाले इशू एंड अ कपल ऑफ अदर इश्यूज एटसेट्रा, बट इवन ऑन जीएसटी एटसेट्रा शोर तो मचाया है। मेरा खुद का पीएल भी चल रहा है जो 7 साल से जीएसटी पे एटसेट्रा। माय बिगर प्रॉब्लम इज नॉट आवर जनरेशन, इनफैक्ट इट इज द जनरेशन व्हिच इज कम्स इवन आफ्टर अस, जो आज के 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे हैं। आई मीन 10 साल पहले आई थिंक आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे डिसेबिलिटी सेक्टर में, जो दिख रहा था। आज से 10 साल पहले मैंने अपने पहला पीआईएल फाइल किया था जब ऑड इवन का केस हुआ था, मैं ऑलरेडी डिसेबिलिटी के बारे में राइटिंग कर रहा था एटसेट्रा, सो वी वर ऑलरेडी अ बिट एक्टिव इन द सेक्टर। बट आज जो मिड 20s की जो जनरेशन है उसमें तो मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर में कोई दिखता ही नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। आई वुड लाइक टू अज्यूम दैट आई एम द यंग जनरेशन, यू आर द यंग जनरेशन, बट हम ओल्डर जनरेशन तो नहीं है, बट हम पूरी यंगेस्ट जनरेशन भी नहीं है। 20s वाली भी एक जनरेशन हमेशा होती है डिसेबिलिटी सेक्टर में, जो इस बार मुझे बिल्कुल भी दिख ही नहीं रही, एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग व्हिच आई एम एक्सट्रीमली वरीड अबाउट, दैट who will pass on the baton after us in that sense. हमें अभी भी यंग है, हम 50 साल और सेक्टर में रहेंगे, बट हमारे बाद कौन है मेरे को कोई आइडिया नहीं। क्या ये अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये मेरे और आपको लेके नहीं है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं ब्रॉडर सेंस में। आई नो, आई डेफिनेटली एग्री, यस। ये जो क्या ये डर रहता है 20s में आप एक एक्टिविस्ट बता दो मुझे अपनी उंगलियों पे जो 30 साल से छोटा है उम्र में अभी और जो डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीबॉडी एक्चुअली। एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो पहले उससे आने से पहले एक और चीज जानना चाहता हूँ, क्या ये डर रहता है कि हमें फंडिंग नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट अपने कमेटियों में लेना बंद कर देगी, प्रोजेक्ट मिलने बंद हो जाएंगे, हमें इनविटेशन आने बंद हो जाएंगे अगर हम ज्यादा वोकल होंगे सरकार को? कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ये रहता है या नहीं, जस्ट कि कोई नहीं कर रहा तो भाई हम क्यों करें, हम अकेले क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ बोले, या एक जनरल चीज है, मतलब इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? मेरे को पता नहीं, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट फंडिंग इन दैट सेंस, सो आई डू नॉट नो हाउ गवर्नमेंट फंडिंग इन दैट सेंस वर्क्स, बट मैंने गवर्नमेंट को एट पॉलिसी लेवल तो काफी चीजों में क्रिटिसाइज किया है, एंड आई हैव still been invited to a lot of policy committees from the government as well. So I think if you criticize the government in that sense on policy related issues and you do not make it political, तो उस हिसाब से कोई रिस्क है नहीं, because even the ministries within the government want to improve policies, right? So and there are many other vocal people also who speak up against the government on policy related issues, who get invited by the ministry often on policy related issues, not just the ministry of social justice but जो बाकी ministries भी हैं in that sense. तो आई थिंक उस हिसाब से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट को पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज में क्रिटिसाइज करोगे तो गवर्नमेंट भी आपको ज्यादा सीरियसली लेगी व्हेन यू गिव अ पॉलिसी रिलेटेड थिंग्स। आई थिंक द ओनली थिंग दैट डिस्ट्रिक्ट सेक्टर नीड्स टू बी टेक केयर ऑफ इज दैट फीडबैक नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टिव, एंड सेकेंडली जब कोई फीडबैक देते हैं एज अ सेक्टर, फीडबैक हैज टू बी न्यूट्रल। आई मीन जब गवर्नमेंट कोई चीज में कुछ अच्छा करे तो वो तारीफ भी करो, जो
गलत करे तो बुराई भी करो, एंड आई थिंक अगर आप वो बैलेंस सही मेंटेन कर लें व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, देन आई थिंक कोई डर रहना नहीं चाहिए, बिकॉज आप पूरे न्यूट्रल होके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने, मैंने 360 कुछ डिग्री लोग एनालिसिस कर रहे हो। बिल्कुल मेरे को सेक्टर में क्या लगता है, काफी लोग हैं जो Biased है। जो भी करे खाली तारीफ हाँ। करेंगे, जो और कुछ लोग ये भी हैं जो कुछ भी करेंगे गवर्नमेंट करे तो बुराई करेंगे, एंड दोनों साइड पे मेरे कुछ दोस्त हैं, तो मैं कोई नेम नहीं करूंगा ऑन बोथ साइड्स, बट बिल्कुल दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दैट आई फील इन द सेक्टर इन दैट सेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। मैंने भी देखा है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हर चीज को अगर सही भी होगी उसको भी गलत बोलेंगे, जो उनका मतलब द मोटिव इज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और जो भी ऐसे लोग होते हैं दोनों पक्ष में वो तो इरेलीवेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर कुछ अच्छा आएगा जी। तो भी आप क्रिटिसाइज करोगे, अगर कुछ खराब आएगा तो भी आप क्रिटिसाइज करोगे, वाइस वर्सा। तो वो लोग इरेलीवेंट हो जाते हैं, और हमारी कम्युनिटी में हमें न्यूट्रल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी गवर्नमेंट कुछ अच्छे के लिए, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल हम लें, जो आंध्र प्रदेश में जो 15,000 रुपया पेंशन हुई, मुझे लगता है इट वाज ए ग्रेट शॉकर फॉर द कम्युनिटी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे जी। नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सेंड किया है कि भाई आपने एक बहुत अच्छी पहल की है, यू मेड अ हिस्ट्री इन इंडिया। उस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस जहाँ वेलकम नहीं किया गया उस डिसीजन को, तो यू आर वेरी राइट। चलिए, तो ये चलता रहेगा। अब आते हैं स्मिता सबरवाल के इशू पे। उस पे भी आपने बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल लिखा है, रियली लव दैट आर्टिकल, और बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपने कोट किए हैं। हमारे लिस्टर्स को सबसे पहले बताएं वो कंट्रोवर्सी है क्या? स्मिता सबरवाल कंट्रोवर्सी ये पूजा खेतकर केस के बाद आई है। पूजा खेतकर के बारे में आई थिंक आपने पूरा शो भी किया, तो मैं पूरा पूजा खेतकर की डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई जस्ट कम टू स्मिता सबरवाल डायरेक्टली। कि स्मिता सबरवाल ने ऐसे ट्वीट्स भेजने लग गई कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोटा ही नहीं होना चाहिए पहले तो सिविल सर्विसेज में, और उसके बारे में काफी डिबेट हुआ। उसके बाद उन्होंने एक स्टेप आगे जाके बोलने लग गई कि जो IAS, IFS और IPS ऑफिसर होते हैं उनको सिविल सर्विसेज में ही नहीं जगह दी जानी चाहिए, एंड दिस वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एंड एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल, एंड उन्होंने काफी स्टूपिड बातें की सच में। एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊं, आई मीन ऐसा लैंग्वेज में को यूज नहीं करना चाहिए, बट इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज शी सेड थिंग्स लाइक, यू नो, अगर आप कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी को आप एज ए डॉक्टर रखेंगे क्या, या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर होए उसको प्लेन फ्लाई करने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी एज अ ब्यूरोक्रेट भी नहीं होना चाहिए द डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री। मुझे तो ये बहुत वियर्ड लगा। मैंने ये आर्टिकल में बात नहीं लिखी थी, बट मेरा जो डेंटिस्ट है, मेरे को डेंटल प्रॉब्लम्स काफी रही हैं पिछले कुछ सालों में, वो खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है। दैट पर्सन हैज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी इन दैट सेंस, एंड he performs his dentist work better than anybody else. So I think it was extremely disturbing and shocking in that sense, and तभी मेरे को लगा कि मेरे को एक आर्टिकल लिखना चाहिए to counter her argument, and I wrote that article. A lot of other people also wrote up against her. तेलंगाना में किसी ने कोई NHRC में कंप्लेंट भी लगाई अगेंस्ट her, but more than that I am a bit shocked that जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है उन्होंने खुद क्यों नहीं कोई सुमोटो एक्शन लिया स्मिता सबरवाल के अगेंस्ट, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है। आई मीन एक तरफ से गवर्नमेंट बोल रही है कि 3% नहीं 4% कोटा होना चाहिए सिविल सर्विसेज में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, जब 2016 एक्ट आया। सेकेंडली, गवर्नमेंट काफी तरीके के रिफॉर्म्स ला रही है टू इंट्रोड्यूस पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन मोर गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा, एंड अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के ऐसी चीजें बोल रही है, isn't she going against government policy? So I'm a bit surprised that no strict action has been taken against her by the government itself as well. जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि पूरे देश को चलाए, हर वर्ग को साथ लेके जाए। इनिशियली जो उनके रिमार्क्स है, क्या आपको लगता है वो खुद फिट है उस जॉब के लिए? मेरे ख्याल से she is not fit for the job at the moment in that sense, because if you are serving in a senior government position and स्मिता सबरवाल आई थिंक तेलंगाना के कैबिनेट सेक्रेटरी आ गई, पर बहुत सीनियर पोजीशन में काम कर रही हैं, तब मैंने थोड़ा रीड अप किया था उनके बारे में। तो उनको तो हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। यू नो, सब बोलते हैं कि 60 से 8% पॉपुलेशन इंडिया की पर्सन विद डिसेबिलिटीज है। अगर वो उनको ही पूरा इनकेपेबल समझती है, तो देन तो देयर इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क ऑन वेदर शी कैन सर्व सच अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, एंड इफ नॉट, is she fit? And that's why I said that the civil service authority should have taken some action. Whether that action is suspending her from services, or whether it is calling her back to labor and sensitizing her on disability, whether it is putting her in some department जहाँ वो disabled लोगों से daily interact करके थोड़ी sensitive हो, मुझे नहीं पता, वो तो उनकी अथॉरिटी है, बट कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना जरूरी है, बिकॉज
ऐसे तो मतलब she is doing injustice to all the disabled population in her state when she is working in such a senior position. हमारा एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। जी जी। चाहे वो हरभजन सिंह का इशू हो, चाहे ये वाला इशू हो स्मिता सबरवाल का, क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए, चाहे सीसीपीडी को चाहे डिपार्टमेंट को, ऐसे लोगों के खिलाफ जो डिपार्टमेंट हमारी प्रोटेक्शन के लिए बना है? आर यू हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ द डिपार्टमेंट? To be very honest, in the department, the current chief commissioner has been more proactive compared to many other past chief commissioners in the past. अगर आप विराली मोदी का भी केस देखें, जब उनको शादी करनी थी और उनको फर्स्ट फ्लोर पे जाना जरूरी था एंड वो पूरी तरीके से एक्सेसिबल नहीं था, इनने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक निकाला सेइंग दैट अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो जो एक्सेसिबल ना होए तो गवर्नमेंट ऑफिसर को नीचे आना पड़ेगा एंड कोई भी अपना फंक्शन निभाना पड़ेगा टुवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो उन्हें कई तरीके पे ये सुमोटो एक्शन लिया इन दैट सेंस। बट ये जो स्मिता सबरवाल केस है, इसमें आई थिंक आई वुड नॉट लाइक टू सिंगल आउट जस्ट आवर डिपार्टमेंट, इट्स all departments within the government that have I'm surprised to नहीं, shocked बोलना चाहिए because it's negative that I've done nothing. I mean not just our department but the UPSC as well, the DOPT, all these departments should have taken action, but सरकार में सभी कुछ तरीके से चुप रहे हैं on this Smita Sabharwal case, and that is something which has been extremely disappointing. So I think हाँ जी, from our department to DOPT to all other departments, they should have all done something, but unfortunately किसी ने कुछ अभी तक ज्यादा नहीं किया इसमें। आरपीडी एक्ट क्या कहता है जब कोई ऐसा रिमार्क्स करता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए? हमारे लिसनर्स को थोड़ा एनलाइटन करें, अगर आप बता पाए क्या किसी तरह का सजा का प्रावधान है अगर कोई इस तरह के रिमार्क्स करता है, किस सेक्शन में है, अगर आप बता पाए तो? So section 91 and 92 talk about the criminal penalties related to persons with disabilities in that sense in the RPWD Act, and section 92 में intimidation of persons with disabilities के लिए clear penalty है, which is a fine that can also lead to imprisonment of up to 2 years. उसका अभी तक if I'm not wrong, मेरी मेमोरी में कोई ऑर्डर आज तक 7 साल में कोई पास नहीं हुआ against that particular section giving somebody a criminal punishment. And I think this is something which could have been used against Smita Sabharwal, but RPWD Act के जो criminal provisions हैं वो generally use नहीं हुए. Even in the Pooja Ketkar case, an FIR was launched against her and cheating and all के जो criminal laws में sections हैं वो लगाए गए थे. RPWD Act के जो criminal provisions हैं वो तो पूजा केतकर केस में भी नहीं लगाए गए. So I am a bit disappointed in both these cases that the RPWD Act के criminal provisions नहीं लगाए गए in that sense. जो डिसेबल्ड लोग नहीं हैं और जो मेरे शो को सुनते हैं, जो समझना चाहते हैं कि ये माइंडसेट क्या है स्मिता सबरवाल जैसे लोगों का कि कोटा नहीं होना चाहिए हायर पोस्ट में, क्यों पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कोटा दिया जाता है, क्या रिमार्क्स रहेंगे आपके? आई थिंक पर्सन्स इन लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव देयर ओन यूनिक चैलेंजेस व्हिच अदर्स डू नॉट. हमें स्कूल वूल जाने के लिए एक लड़ाई, एक हमारी अलग लड़ाई होती है. एक सिंपल राइटर तक एग्जाम में लेने के लिए हमारी एक अलग लड़ाई होती है. इन दैट सेंस सोसाइटी में एक सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होना चाहिए. मुझे याद है कि मैं तो एक बड़ी सिटी में एक स्कूल में गया था, फिर भी स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था. टीचर्स मुझे बहुत नेगेटिव तरीके से ट्रीट करती थी, दे लुक थ्रू मी और दे सर्व सिंपैथी थ्रू मी. एंड ये हर सक्सेसफुल डिसेबल्ड इंसान की कहानी है, चाहे बड़ा से बड़ा शहर भी होए. तो एक कोटा हमको एक इक्वल फुटिंग में ले आता है. एंड एट द सेम टाइम it's not that persons with disabilities can not function properly in society if given an opportunity. जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट आज तक रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग, he was somebody who was on a wheelchair. अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे 12 साल के लिए from 1933 to 45, जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को जीत पहुंचाई, जिन्हें जो ग्रेट इकोनॉमिक क्रैश ऑफ 1929 के बाद अमेरिका को इकोनॉमिक रिकवर करवाया, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको भी तो एक डिसेबिलिटी थी इन दैट सेंस. हमारी पार्लियामेंट में 1953 से 1962 तक सदन गुप्ता थे वेस्ट बंगाल से, जो खुद ब्लाइंड थे, वो बाद में एडवोकेट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल में रह चुके हैं. तो कई एग्जांपल्स हैं ऑफ पॉलिसी लीडर्स. और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को पूरी तरीके से मौका दिया जाए तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकते हैं इन दैट सेंस. 2014 में तो यूपीएससी के टॉपर ही एक खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी थी, ईरा सिंगल, जिनको पहले खुद कई बैटल्स लड़ने पड़े थे. शी हैड टू गो टू कोर्ट एज वेल बिफोर दैट when she had cracked the UPSC exam earlier at a lower rank.
बिकॉज उनको फिटनेस टेस्ट में अप्रूवल नहीं दिया गया था। और आज आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, बिकॉज जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखा जाता है। दानिश जी, आपके फॉर एग्जाम्पल एक विजुअल डिसेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी के साथ आप आज 10 गुना ज्यादा चीजें कर सकते हैं जो आई थिंक आप 30-40 साल पहले कर सकते थे। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर है, उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आज जो शायद 50 साल पहले मैं नहीं कर पाता जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या शायद 20 साल पहले भी। तो टेक्नोलॉजी इज empowering us even more, and I think this world has to become a more equal place for persons with disabilities. And what people like Smita Sabharwal need to realize is that this world is actually not divided into those with and without disabilities. Everybody is temporarily able-bodied. कल किसी को भी कोई इंजरी हो सकती है और वो टेम्पररी डिसेबल्ड हो सकते हैं। इंडिया में 7 से 8% एजिंग पॉपुलेशन भी है, उनको सेम एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस होते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी होते हैं। तो जब आप कोई भी पार्ट ऑफ सोसाइटी में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक्सक्लूड करने का सोचते हैं तो आप 2 बार सोचो, बिकॉज या कुछ एक्शन लो, बिकॉज उसमें शायद आप अपने आप को इनडायरेक्टली ना एक्सक्लूड कर रहे हो। मेरा यही मैसेज है स्मिता सबरवाल जैसे लोगों के लिए। लास्ट सवाल, जो लोग एक्टिविस्ट नहीं हैं लेकिन ये पढ़ के उनको गुस्सा आता है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं ऐसे इश्यूज पे? I think you do not need to be an activist to talk up about these issues. You know, activism कोई एक करियर नहीं है in that sense. Activism is just जब आपको कोई गुस्सा है कोई इशू पे, उसके बारे में अपनी आवाज उठाना, वो उसी को एक्टिविज्म बोलते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है इन इश्यूज पे तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठाओ और इस पे बोलो कि आप डिसएग्री करते हो स्मिता सबरवाल जैसे लोगों के अगेंस्ट जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सोसाइटी से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। 1920s तक अमेरिका में एक अगली लॉज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता था जो बोलता था कि कोई स्टेट्स में था अमेरिका के जो बोलता था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अगर बाहर दिखाया जाए तो समाज के लिए बुरा है, समाज अगली हो जाएगी एक्सेट्रा। बाहर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अलाउ भी नहीं किया जाता था बिकॉज ऑफ दीज अगली लॉज इन दैट सेंस। मेरे ख्याल से इस सोच के साथ तो कुछ लोग चाहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वापस पूरे घर पे ही साइडलाइन हो जाएं और बाहर ना आ पाए, पर उनको दिक्कत यही है, वो ये रियलाइज नहीं करते कि डिसेबिलिटी अनलाइक अदर माइनॉरिटी आइडेंटिटीज इज नॉट अ वर्टिकल आइडेंटिटी जो हेरिडिटरी है, ये एक हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटी है और किसी को कभी भी हो सकती है। तो डू नॉट इट डजंट रियली ऑगर वेल फॉर सोसाइटी एज अ होल इफ वी थिंक लाइक दिस। थैंक यू सो मच निपुण जी, हमसे वाइब्रेंटली बात करने के लिए। थैंक यू। और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके एज ऑलवेज, और हमने डिटेल्ड बात की, सिर्फ आपकी जजमेंट और स्मिता सबरवाल के केस पे भी नहीं बल्कि और जनरल इश्यूज पे, और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारे टेकअवेज है इस शो से हमारे लिसनर्स के लिए, और वो इसकी डेप्थ को समझेंगे और आपकी तरह वो भी निकल के आएंगे और वाइब्रेंटली हमें और एक्टिविस्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू दानिश जी। तो लिसनर्स, आज बात की हमने निपुण मल्होत्रा साहब से जिन्होंने कई इश्यूज पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आएगा, आपको कई इश्यूज के बारे में नई जानकारी मिली होगी। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको शो। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ किसी और इशू पर। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या?
टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं। फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.